हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जय एंड वेलकम टू माय चैनल कैरियर पावर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हीट के बारे में। हीट एक बेसिकली फिजिक्स का चैप्टर है जिसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और कुछ भी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो 3 चैप्टर हम लोग ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ये होगा साइंस के लिए 4th चैप्टर क्लास 7 का। तो शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं इस पे एक बार नज़र देते हैं कि आज हम लोग हॉट एंड कोल्ड के बारे में बात करेंगे कि कब हम लोग को हॉटनेस फील होता है, कब हम लोग को कोल्डनेस फील होता है। एक्चुअली हॉट और कोल्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, कि हम लोग टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, हम लोग ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे कर सकते हैं, क्या-क्या उसका तरीका होता है। 3 तरीके के बारे में हम लोग बात करेंगे, 3 प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे-कैसे ट्रांसफर ऑफ हीट होता है। उसके बाद फिर एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ हीट से हम लोग कैसे हीट को हम लोग एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं और उसको रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं। अलग-अलग जरिए में हम लोग हीट का यूज करते हैं, या हीट से बचना चाहते हैं, या हीट को हम लोग एब्जॉर्ब करके रखना चाहते हैं। जैसा कि हम लोग विंटर सीजन में करते हैं, हीट को हम लोग चाहते हैं कि एब्जॉर्ब करके रखें, हीट हम लोग के पास रहे जिससे कि हम लोग गर्म रहें। और समर सीजन में चाहते हैं कि हम लोग के बॉडी से हीट जाए, इसीलिए हम लोग पंखा वगैरह का यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसका और क्या-क्या रीज़न हो सकता है और क्या-क्या उपाय हो सकता है जिससे कि हम लोग ये दोनों काम कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आज के टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। हॉट एंड कोल्ड का कॉन्सेप्ट क्या है? हम लोग अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी में देखते हैं कि कोई-कोई चीज़ गर्म फ़ील होता है हम लोग को, कोई-कोई चीज़ ठंडा फ़ील होता है। जैसे कि आइसक्रीम, वो हम लोग को ठंडा फ़ील होता है, और हम लोग अगर गर्म चाय पीते हैं तो वो हम लोग को गर्म फ़ील होता है। ऐसा क्यों होता है? जब एक बात याद रखने का ज़रूरत है कि जब भी हीट होगा वो हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ होगा। तो हम लोग का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जनरली 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हॉटर बॉडी को छुएं तो ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होगा कि उस हॉटर बॉडी से हम लोग के बॉडी की तरफ होगा, तो हम लोग को गर्म लगेगा, क्योंकि हम लोग हीट एनर्जी गेन कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग को गर्मी लग रहा है। और दूसरा कंडीशन ये है कि जब हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे का कोई बॉडी को छूते हैं तो हम लोग उसके लिए हॉटर बॉडी हो गए, तो हम लोग से हीट उस कोल्डर बॉडी की तरफ ट्रांसफर होगा, यानी कि हम लोग हीट एनर्जी लूज करेंगे। और अगर हम लोग हीट एनर्जी लूज कर रहे हैं तो हम लोग को ठंड महसूस हो रहा है। तो यही है छोटा सा कॉन्सेप्ट कि हम लोग को हीट और कोल्ड क्यों फील होता है। तो हीट, आप लोग एक बात याद रख सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ हीट होता है वो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ होता है हमेशा। बहुत सारा ऐसा चीज है जिसको कि छू सकते हैं, और छू के हम लोग पता कर सकते हैं कि ये हॉट है या कोल्ड है। जैसे कि पानी, हम लोग गर्म पानी जैसे हम लोग को मिलता है तो हम लोग उसको छू के पता कर सकते हैं कि ये हॉट है या कोल्ड है, या फिर नॉर्मल वाटर है। तो टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। टेम्परेचर वो एक स्केल होता है, वो एक चीज होता है जो कि हम लोग को बताता है कि कोई चीज कितना गर्म है या कोई चीज कितना ठंडा है। तो टेम्परेचर इज दैट थिंग विच टेल्स अस द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। ये एक ऐसा चीज है जो कि किसी भी बॉडी के हॉटनेस या कोल्डनेस को बताता है। तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है जिसको कि हम लोग केल्विन कहते हैं, लेकिन केल्विन के अलावा हम लोग जो नॉर्मली यूज करते हैं वो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो आप लोग ये बात याद रख सकते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो केल्विन होता है। और लेकिन हम लोग थर्मामीटर या फिर जनरल पर्पस में हम लोग सेल्सियस या फ़ारेनहाइट का यूज करते हैं। और एक डिवाइस होता है जिससे कि टेम्परेचर को नापा जाता है, उसको हम लोग थर्मोमीटर कहते हैं। जैसा कि आप लोग ने थर्मोमीटर देखा ही होगा कि कभी आप लोग बीमार पड़े होंगे तो आप लोग का बॉडी का टेम्परेचर किससे नापा जाता है? थर्मामीटर से। उसको हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। मेजरिंग टेम्परेचर के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में मैंने बात की कि जब भी हम लोग बीमार पड़ते हैं, फीवर आ जाता है हम लोग को,
तो हम लोग के जो सीनियर होते हैं, माता पिता या फिर गार्जियन या डॉक्टर, हम लोग के बॉडी के टेम्परेचर को किससे नापते हैं? थर्मामीटर से नापते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, वो पहले शेक करते हैं थर्मामीटर को, उसके बाद फिर थर्मामीटर को शेक करने के बाद वो आपको देते हैं। उसके बाद फिर कुछ देर के बाद वो देखते हैं, उसमें बेसिकली मरकरी होता है, एक मेटल होता है जो कि थर्मामीटर में प्रेजेंट होता है, और जो कि हम लोग को बताता है रेटिंग की कोई बॉडी गर्म है या ठंडा है। तो इसको हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर यानी कि जो इंसान के बॉडी या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म के बॉडी का टेम्परेचर नापने में हेल्प करता है। हम लोग खासकर इंसान का ही नापते हैं, तो इसको क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं, जिसका कि रेंज होता है, जो कि आपको याद रखना है, 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। हम लोग का बॉडी टेम्परेचर कभी 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, और 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आम तौर पे नहीं जाता है। अगर इससे नीचे जाएगा तो हम लोग को हाइपोथर्मिया हो जाएगा, जिससे कि हम लोग का खून जो है वो जम जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हम लोग के ब्लड का बंद हो जाएगा, जिससे कि हम लोग को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं कि इसका क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज जो है 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। हम लोग का बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कभी कभी आप लोग को ऐसा लगेगा कि आप अगर कोई एक्टिविटी करके आ रहे हैं, दौड़ के या फिर साइकिलिंग करके, खेल, तो आप लोग का बॉडी टेम्परेचर बढ़ सकता है, 37 से ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, नॉर्मल है। तो आगे बात करते हैं, एक क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है कि एक लॉन्ग होता है, जैसा आप लोग ने देखा होगा, लॉन्ग होता है, नैरो होता है, उसमें एक बल्ब होता है। बल्ब यानी कि एक मेटल का पीस होता है। अभी हम लोग फिगर से भी इस बात को समझेंगे। एक बल्ब होता है जो कि मेटल का पीस होता है, जिसके अंदर मरकरी रहता है, जो कि रेटिंग को शो करता है। रेटिंग मतलब कि बताता है कि कितना बॉडी ठंडा है या गर्म है। तो ये होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। इसी बल्ब के बारे में मैं बात कर रहा था। ये बल्ब के अंदर देखिए, यहाँ पे मरकरी होता है, इस येलो वाले लाइन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, 8 के पास मरकरी का रेटिंग दिख रहा होगा आप लोग को। इसको हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं, जिसका रेंज क्या होता है, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। एक और टाइप का थर्मामीटर होता है। मान लीजिए आपको अगर बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेजर करना है, तो आप क्लिनिकल थर्मामीटर से तो कर नहीं सकते, क्योंकि क्लिनिकल का रेंज उतना है नहीं। जबकि बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो अप्रोक्सीमेट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस के लिए हम लोग को और बेहतर थर्मामीटर चाहिए। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज करते हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है वो रेंज में भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्लिनिकल थर्मामीटर से, और 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे यानी कि माइनस में भी ये मेजर कर सकता है टेम्परेचर को। तो इसका रेंज होता है, जो कि आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। रेंज होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है क्लिनिकल थर्मामीटर का, और लेबोरेटरी थर्मामीटर का। और क्लिनिकल थर्मामीटर के जैसे ही इसमें भी मरकरी ही होता है, और जो कि टेम्परेचर का रेटिंग बताता है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्लिनिकल थर्मामीटर के साथ है आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये इससे लंबा भी दिख रहा है, और इसका जो रेटिंग देख सकते हैं, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक है। यहाँ पे 100 है, 100 के आगे फिर 10 है यहाँ पे। तो ऐसा होता है। ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में बात करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पूरे चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट। कोई भी बॉडी से, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे हीट का जो ट्रांसफर होता है, और ये एक ही डायरेक्शन में होता है। ट्रांसफर ऑफ हीट एक ही डायरेक्शन में होता है। किस डायरेक्शन में? हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी के डायरेक्शन में। जो भी हॉटर बॉडी होगा वो हमेशा कोल्डर बॉडी को अपना हीट एनर्जी देगा। ये बात याद रख सकते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोसेस क्यों ना हो, कंडक्शन हो, कन्वेक्शन हो या रेडिएशन हो, हमेशा जो हीट का फ्लो होता है वो हॉटर से कोल्डर की तरफ होता है। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कॉन्सेप्ट अभी खराब हुआ तो आगे आने वाले क्लासेस में आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं। तो हीट का जो ट्रांसफर्ड होता है वो 3 मेन वेज, एक कंडक्शन होता है, एक कन्वेक्शन होता है, एक रेडिएशन होता है। इसमें से कंडक्शन के बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं। कंडक्शन जो होता है वो हॉटर, एक ही बॉडी के हॉटर एंड से कोल्डर एंड के तरफ जो हीट का ट्रांसफर होता है उसको कंडक्शन कहते हैं।
यानी कि एक बॉडी है, एक मेटल है जिसको आप एक इंड से गर्म कर रहे हैं और आप दूसरे इंड से पकड़े हुए हैं, तो गर्म करने वाला जो इंड है उससे हीट ट्रांसफर होते होते आपके हाथ तक पहुंच गया, तो इस प्रोसेस को हम लोग कंडक्शन कहते हैं। तो कंडक्शन के बारे में आप देख सकते हैं, कंडक्शन के रिगार्डिंग दो कॉन्सेप्ट है जिसको समझना जरूरी है। एक कॉन्सेप्ट है कंडक्टर का, एक कॉन्सेप्ट है इंसुलेटर का। कंडक्टर वो होता है, वैसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें कंडक्शन हो सकता है, यानी कि जो हीट को अलाउ करता है अपने आप से पास करने के लिए। अगर आप एक इंड को गर्म करते हैं कंडक्टर्स के, तो दूसरे इंड में आपको गर्मी महसूस होगा कुछ समय बाद, क्योंकि कंडक्शन होगा हीट का। लेकिन इंसुलेटर में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। इंसुलेटर में हीट पास नहीं करता है, यानी कि आप एक इंड को चाहे कितना भी गर्म कर लो, लेकिन दूसरे इंड पे आपको गर्मी महसूस नहीं होगा, यानी कि हीट का जो कंडक्शन है वो नहीं होगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पुट होते हैं। सीधा सीधा आपको डेफिनेशन पूछ दिया जाएगा, उसके बाद फिर आपको एग्जाम्पल्स लिखने होंगे। तो कंडक्टर्स का एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, सारे मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन आप सारे मेटल्स को काउंट कर सकते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, जिंक, सारे के सारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। और इंसुलेटर में जैसे कि प्लास्टिक हुआ, वुड हुआ, ये सब कंडक्ट नहीं करता है हीट को। आप इस चीज को याद रख सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं कन्वेक्शन के बारे में। कन्वेक्शन जो है वो दो तरीके से हम लोग समझ सकते हैं इस चीज को। पहला तरीका तो यही है कि जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट, एक हॉटर एक कोल्डर ऑब्जेक्ट, शॉर्ट डिस्टेंस पे रखा जाए, शॉर्ट डिस्टेंस है, तो उनके बीच का जो एयर होता है वो गर्म होने लगता है, क्योंकि रेडिए जो हीट का ट्रांसफर होगा वो तो हॉटर बॉडी से पहले एयर की तरफ होगा, और फिर एयर से कोल्डर बॉडी की तरफ। एयर गर्म होगा, एयर हॉट हो जाएगा, कोल्डर बॉडी से ज्यादा हॉट हो जाएगा, फिर फिर वो एयर क्या करेगा, कोल्डर बॉडी को गर्म करेगा। तो यानी कि इसमें मीडियम का काम कर रहा है एयर, तो इसमें थोड़ा सा छोटा सा मीडियम होता है। तो इस ऐसे प्रोसेस को हम लोग कन्वेक्शन करते हैं। इसका एक और डेफिनेशन है, एक और तरीके से इसको समझा जा सकता है। जैसे कि हम लोग बीकर में, यानी कि बर्तन में पानी को गर्म करते हैं, तो पहले बीकर गर्म होता है, फिर पानी का जो लेवल होता है नीचे से गर्म होना स्टार्ट होता है, ऊपर तक आता है, तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में एक दूसरे को गर्म करते हैं। ठीक, तो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है कन्वेक्शन का। तो हम लोग इसको पिक्चर के जरिए, मतलब पिक के जरिए बहुत अच्छे से समझेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाए। फिर रेडिएशन, रेडिएशन बहुत आसान है। रेडिएशन तब होता है जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक लार्ज डिस्टेंस पे रखा हुआ हो और फिर भी ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा हो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ, तभी रेडिएशन होता है। और रेडिएशन आमतौर पे एक पृथ्वी के अंदर तो नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें आप लार्ज डिस्टेंस में ना हीट का ट्रांसफर हो नहीं सकता। तो ये स्पेस वाली बातें हो जाती हैं कि सन से पृथ्वी को, यानी कि अर्थ को जो हीट मिल रहा है वो रेडिएशन रेडिएशन के जरिए मिल रहा है। उसमें मीडियम काम नहीं करता है, वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता है, तो वो सीधा सीधा हीट ट्रांसफर हो जाता है अर्थ तक। तो ये रेडिएशन को आप लोग याद रख सकते हैं। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे जो स्लाइड्स हैं वो प्रॉपर नोट्स हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, और ये काम करेगा। सब पूरा का पूरा टॉपिक कवर्ड है इसमें, जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं साइंस में, तो सारे कवर्ड है इसमें। तो आप नोट्स से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो खुद से लिखा हुआ नोट्स और पढ़ा हुआ नोट्स में बहुत डिफरेंस होता है। तो अगर मेरी बातों को अगर आप मानते हैं तो आप, मैं तो यही कहूंगा कि आप नोट्स खुद से बनाएं, देख के लिखने का कोशिश करें, जिससे कि याद भी जल्दी होगा और आपको समझ भी बेहतर तरीके से आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात है कि ये एक पिक्चर है जहाँ पे जो आग है, आग से हम लोग एक बीकर में ना ये पानी को गर्म कर रहे हैं। तो आग से एनर्जी बीकर तक रेडिएशन के जरिए जा रहा है, और रेडिएशन के जरिए जा रहा है। उसके बाद फिर बीकर गर्म हो रहा है, बीकर का फिर हैंडल जो है वो भी गर्म होगा, क्योंकि बीकर से अटैच है। और बीकर मान लीजिए मेटल का है, तो ये यहाँ पे जो बीकर से बीकर के हैंडल की तरफ जो हीट का ट्रांसफर होगा वो कंडक्शन से होगा, और बीकर जो गर्म होगा वो रेडिएशन से होगा, और बीकर के अंदर जो पानी गर्म होगा वो कन्वेक्शन से होगा। आप इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से याद हैं। ये एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, एक रिट्रो एग्जाम्पल जिसको हम कह सकते हैं। तो इस चीज को आप
चाहे तो नोट कर सकते हैं यहाँ पे जो भी डेफिनेशन है, और इस एग्जाम्पल को बेहतर तरीके से समझेंगे और अच्छे से कि रेडिएशन यहाँ पे कैसे काम कर रहा है। रेडिएशन ऐसे काम कर रहा है कि ये जो आग है ये डायरेक्ट तो टच में नहीं है बीकर के, बीकर थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है, आग यहाँ तक आ रहा है, तो ये रेडिएशन के जरिए, आग रेडिएशन के जरिए बीकर तक गर्मी पहुंचा रहा है। और फिर बीकर मेटल का है मान लीजिए, तो बीकर जो है अपने हैंडल तक कंडक्शन के जरिए एनर्जी, हीट एनर्जी पहुंचा रहा है। और बीकर के अंदर जो पानी है वो पानी में हीट एनर्जी, यानी पानी तो गर्म हो ही रहा है, वो पानी गर्म कैसे हो रहा है, वो पानी गर्म हो रहा है कन्वेक्शन से, यानी कि उसके मॉलिक्यूलर मोशन से। यानी कि मॉलिक्यूलर मोशन कहने का मतलब कि पानी में जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स, वो इधर उधर भागते भागते उसमें मोशन होना शुरू होगा, मोशन होना शुरू होगा तो वो गर्म होंगे। इसको आप ऐसे समझिए कि आप अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो आपका भी टेम्परेचर बढ़ता है, जैसा मैंने पहले ही बताया। तो उसी तरह से अगर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो उनका भी टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट एनर्जी जनरेट होगा। आप इनको ऐसे भी समझ सकते हैं, दो मॉलिक्यूल के बीच में थोड़ा सा गैप होगा, एक शॉर्टर डिस्टेंस होगा दो मॉलिक्यूल के बीच में, फिर मॉलिक्यूल मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा, उसके बाद फिर एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में हीट का ट्रांसफर होगा विद इन शॉर्ट डिस्टेंस। इसी यही यही बात मैंने पहले भी की है कि इसी को कन्वेक्शन कहते हैं। इसी को एक टर्म से जोड़ दिया गया, मॉलिक्यूलर मोशन, जिसको कि आप याद रख सकते हैं। अब सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में बात करते हैं। तो एक टर्म होता है सी ब्रीज और एक लैंड ब्रीज, ये एक ही दिन में दो अलग अलग टाइम पे होता है। खासकर कोस्टल एरिया जो होते हैं वहां पे हम इसको देख सकते हैं। तो डे टाइम पे क्या होता है कि जो हवा होता है वो हॉटर हो जाता है, और हॉटर हवा जो होता है, हॉटर एयर जो होता है वो हल्का होता है कोल्डर एयर से। तो हॉटर एयर क्या होता है कि वो ऊपर उठने लगता है। हॉटर एयर ऊपर उठने लगता है तो कूलर एयर जो है समुद्र से, सी से, वो लैंड की तरफ आने लगता है, क्योंकि लैंड पे तो लो प्रेशर बन गया। अब वहां पे हवा ऊपर उठने लगा तो लैंड तो खाली, यानी कि लो प्रेशर। तो सी से वो हवा, कूलर हवा लैंड की तरफ बढ़ता है, तो लैंड पे जो भी इंसान वगैरह या फिर जो भी जानवर है तो उनको ठंडा ठंडा महसूस होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग सी ब्रीज कहते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग सी ब्रीज करते हैं। और एग्जैक्टली अपोजिट होता है रात में। रात में क्या होता है कि अम, जो वाटर होता है वो बहुत धीरे, मतलब क्या बोलते हैं, वो ठंडा होता है लैंड के रिस्पेक्ट में। तो लैंड की तरफ जो होता है वो ठंडा हवा पहले से प्रेजेंट रहता है, लेकिन सी में जो है वो हवा रहता है, तो एग्जैक्टली अपोजिट होने लगता है। हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे फिगर के थ्रू। अभी आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, फिगर के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं इसको। देखिए क्या हो रहा है सी ब्रीज में। सी ब्रीज में क्या हो रहा है कि वार्म एयर जो है डे डे टाइम में, वार्म एयर जो है लैंड से सी के तरफ जा रहा है, और कोल्ड एयर जो है वो सी से लैंड की तरफ आ रहा है। इसी प्रोसेस, यही एक साइकिल जो है बार बार चलेगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग सी ब्रीज कहते हैं। और रात के टाइम पे क्या हो जाता है, ये सीधा उल्टा हो जाता है। रात के टाइम पे क्या होता है कि वार्म एयर जो है वो सी से लैंड की तरफ आता है, और कोल्ड एयर जो है वो लैंड से सी की तरफ जाता है, और फिर यही साइकिल शुरू हो जाता है। इसको हम लोग लैंड ब्रिज कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात यहाँ पे बस इतना ही है कि व्हाइट कलर का जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो सारा का सारा हीट रिफ्लेक्ट कर देता है। इसीलिए कोस्टल एरिया में आप लोग देखे होंगे कि जितना भी घर है ना वो व्हाइट कलर का होता है, और जो ब्लैक कलर का हीट ऑब्जेक्ट होता है वो पूरे के पूरे हीट को, पूरे के पूरे हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए हम लोग को रिकमेंड किया जाता है कि हम लोग व्हाइट कलर का शर्ट या फिर व्हाइट कलर का क्लॉथ पहने समर में, और ब्लैक कलर का पहने विंटर्स में। और इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, हम लोग में होली मनाया जाता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि होली के दिन अगर आप ब्लैक कलर का क्लॉथ पहनेंगे तो आपके क्लॉथ पे कलर नहीं शो करेंगे, क्योंकि ब्लैक कलर सारा कलर एब्जॉर्ब कर लेता है इसीलिए। और एक और चीज याद रखने वाली बात यह है कि हम लोग लाइट को किस कलर में देखते हैं, व्हाइट कलर में देखते हैं। व्हाइट कलर में देखते हैं यानी कि वो ना मिक्सचर्स ऑफ कलर्स है। हम लोग प्रीवियस क्लास में भी देखे हैं कि एक
मिक्सर ऑफ कलर्स होता है, जबकि हम लोग व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराते हैं, वो 7 में टूट जाता है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर जिस कलर से वो मिलके बना हुआ उस कलर में टूट जाता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि व्हाइट कलर का लाइट जो है वो डिफरेंट कलर का मिक्सचर है। तो इसका यही एक एग्जांपल हो गया। उसके बाद फिर एक और बात करते हैं हम लोग, वुलन क्लॉथ हम लोग विंटर में क्यों पहनते हैं। वुलन क्लॉथ जो होता है वो बैड कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर होता है हीट का। वो हीट को ना कंडक्ट करता है ना कुछ करता है। तो वुलन क्लॉथ क्या करता है, हम लोग के बॉडी के हीट को अंदर ही दबा के रखता है। वो तो कंडक्ट नहीं कर सकता, तो हीट बाहर आएगा नहीं। तो वुलन क्लॉथ क्या करता है, हम लोग के बॉडी के हीट को, हम लोग के बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, गर्म रखता है विंटर सीजन में। तो इसीलिए हम लोग वुलन क्लॉथ पहनते हैं विंटर सीजन में। तो बस आज के लिए इतना ही। आज का टॉपिक हीट यहीं पे खत्म होता है। अगला टॉपिक है हम लोग का एसिड बेस एंड साल्ट। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल करियर पावर को, और पढ़ते रहें। स्टे सेफ। थैंक यू।